So students, real analysis के इस 32nd lecture में integration of vector valued function. So what this mean? It means that we have a function which is vector, and vector have more than डायरेक्शन. सो डेफिनेटली अलग अलग टुपल्स में हम अलग अलग फंक्शन ले सकते हैं. तो इन द डेफिनेशन पार्ट, let f1 f2 up to so and so fk we real functions on closed interval ab, and let f, so this f is a vector हम लगा नहीं रहे हैं ऊपर, लेकिन दिस इज a vector. थोड़ा डार्क लिखा है, सो यू कैन ट्रीट इट एज इट इज ए वेक्टर with the component f1 comma f2 comma so and so fk with a corresponding mapping of closed interval ab into r raised to power k. And r raised to power k is the Euclidean space, और Euclidean space में जो कंपोनेंट होंगे वो k टुपल्स होगा. सो दैट्स वाई ये जो अपना f है जिसको हम कैपिटल f बोल रहे हैं, सो इट इज मैपिंग फ्रॉम closed interval ab to r raised to power k. So it means that f is mapping from r to k. It means that this f1 comma f2 comma so and so fk, this whole tuple is mapping from a to b r raised to power k. तो इसका मतलब ये जो अपना अलग अलग कंपोनेंट है इनकी मैपिंग हो रही है. सो पहला कंपोनेंट आपका f1 है, वो मैप करेगा a टू b, और एलिमेंट कहाँ पे होगा? r में होगा. ठीक, सेकंड भी r में, थर्ड भी, लाइक दैट. सो क्योंकि इस r की जो पोजीशनिंग होगी, इट इज नथिंग व्हाट इट इज, यू कैन से r क्रॉस r क्रॉस r क्रॉस सो एंड सो r टाइम्स. तो ठीक है, तो इट मीन दैट पहला पोजीशन जो होगा वो f1 के लिए, सेकंड f2 के लिए, लाइक दिस. तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. नाउ टॉकिंग अबाउट अल्फा. तो अल्फा इज, we know it is a increasing, monotonically increasing function लेते हैं in closed interval ab to say that f is this f, this इस f की बात हो रही है, this vector f is a Riemann-Stieltjes integral, means that each fj, चाहे ये f1 हो या f2 हो, up to so and so fk, they are Riemann-Stieltjes integral with respect to अल्फा. तो इसका हमें पता ही है कि इट मीन दैट जो बड़ी बेसिक थ्योरम है कि कोई भी अगर Riemann-Stieltjes इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, सो वी कैन से कि देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, देन यूपीएफ 1 अल्फा माइनस एलपी एफ 1 अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, तो अगर ये f1 के लिए हुआ तो f2 के लिए भी वैलिड होगा, f2 के लिए, f3 के लिए भी, f4 के लिए भी. तो सेम फॉर fj, है ना. so just we can write like this. so this fj Riemann integral over r means upfj comma alpha minus lp fj comma alpha is less than
epsilon. So we can write integral a to b f d alpha is integral in component wise. So f1 कंपोनेंट का इंटीग्रल, कॉमा सेकंड कंपोनेंट पे इंटीग्रल अप टू सो एंड सो दिस इज वेरी सिंपल वन. तो इसका देखो एडवांटेज क्या है कि एक फंक्शन के साथ हम कितने के फंक्शंस साथ में यूज कर ले रहे हैं. तो दिस इज के डायमेंशनल, दिस एफ वेक्टर. तो एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ये इस तरह के एग्जांपल्स एग्जामिनर में डालते हैं, क्योंकि सिंगल के लिए हमें पता होता है और ये होता कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल होता है कि वो के कंपोनेंट के लिए भी वो ट्रू होगा. यू शुड नो कि हाउ टू डिफाइन ए Riemann Stieltjes integral in component in components या in vector form. In other words, integral a to b f d alpha is a point in r raised to power k whose jth coordinate is fj d alpha a to b. So clearly, students, this is very interesting interpretation. This is nothing but it is a function, it is a point. और डेफिनेटली आर रेज टू पावर के में अगर पॉइंट होगा तो पॉइंट का एक कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा, थर्ड कंपोनेंट होगा. ठीक है, इस तरह से के कंपोनेंट होंगे तभी पॉइंट बनता है. अगर हम आर रेज टू पावर के की जगह अगर हम आर स्क्वायर की बात कर लें, मीन्स आर क्रॉस आर, तो हमें पता है कि उसमें कंपोनेंट कैसे लेते हैं, एक्स कॉमा वाई. तो ये टॉकिंग अबाउट कि ये जो आपका इंटीग्रल ए टू बी एफ वेक्टर डी अल्फा है, इट इज नथिंग व्हाट इट इज ट्रीटेड एज ए पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट अप टू kth कोऑर्डिनेट, एंड ईच कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट इट इज ए इंटीग्रल ऑफ एफ j d alpha. So when j is 1, then that will be the first component. When j is 2, then the second component, and up to k, so kth component. So like this. So now we have just defined how to take integral over vector function. So now it is clear that the parts A, C, E of the theorem 6.12 are valid for vector valued integrals. तो यहाँ पे देखो मैं मेंशन कर देता हूँ. देखो ये है 6.12 थ्योरम. तो इसमें डेफिनेटली दो वेक्टर्स अगर हम लेंगे, जैसे यहाँ पे तो सिंगल फंक्शंस हैं, अगर वेक्टर यहाँ पे हमने कैपिटल F1 अगर हम कंपोनेंट वाइज लेते हैं, अगर जैसे यहाँ पे कंपोनेंट वाइज है, उसी तरह से F2 भी अपना मैप करता है आर रेज टू पावर के में. तो डेफिनेटली इट मीन दैट टू वेक्टर वैल्यूड रिमन स्टेल्जस इंटीग्रल का एडिशन भी रिमन स्टेल्जस इंटीग्रल होगा. ठीक, और बाकी ये होल्ड करेगा. तो दिस थ्योरम 6.12 is valid for vector valued functions also. So a part, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, कोई बताएगा मेरे को? यस प्रिया, कैन यू टेल मी व्हाई दिस नॉट वैलिड इन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में, ये क्यों नहीं अप्लाई होगा? यस एनीबडी? आज सुन पा रहे हो मेरे को? हेलो. Yes, sir.
बताओ प्रिया, क्यों नहीं ये क्यों नहीं वैलिड, ये क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? और भी कोई बता सकता है? स्टूडेंट्स, ये इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने बात करी, जो अपने फंक्शन है एफ वेक्टर जो है वो, इट इज ए पॉइंट। अगर हमारे पास दो पॉइंट है स्टूडेंट, एक F1 पॉइंट एक F2 पॉइंट है, तो हाउ कैन वी कंपेयर दिस टू? दो पॉइंटों का एक पॉइंट बड़ा एक दूसरा पॉइंट छोटा, इज इट लॉजिकली सुनने में अच्छा लग रहा है क्या आपको? क्या ऐसा होता है कि पॉइंट का कोई पॉइंट बड़ा है कोई पॉइंट छोटा है? पॉइंट तो पॉइंट है। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज दिस, बिकॉज अगर हमें ये पूछा जाए कि उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस किसका ज्यादा है, देन वी कैन कमेंट कि वेदर फर्स्ट पॉइंट F1 is far away from F2 or not. So we can comment. Otherwise, point cannot be compared each other. That's why this second part cannot be used in vector valued functions. Is clear now? Yes, Priya is okay. Yes, sir. Okay, now the C part. तो सी पार्ट भी रिमन इंटीग्रल के वेक्टर वैल्यूड के लिए होल्ड करेगा। तो अगर एफ कोई आपका वेक्टर वैल्यूड रिमन स्टेल्जस इंटीग्रल है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, एंड सी देयर एग्जिस्ट सी in between A and B. So we can say that ki f will be integrable Riemann Stieltjes integral over AC and CV, and this integral can be written in vector valued function. So now the D and the FE part. So these three parts A, C, and E of 6.12 are valued for vector valued integrals. Okay. Now we simply apply the earlier result to the each component. तो जो भी रिजल्ट हमने पढ़े हैं वो हर कंपोनेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं वेक्टर वैल्यू फंक्शन में। तो ये तो अपना एक 6.2 का बात होगी। दूसरा जो सेम इज ट्रू फॉर द थ्योरम 6.17, तो 6.17 थ्योरम ये है, तो ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए भी होल्ड करेगी। जो सिंपल एफ के लिए होल्ड कर रही थी, तो नाउ इट इज होल्ड फॉर वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के लिए भी होल्ड करेगी। 6.20, 6.20 भी, 6.20 भी ये हमने सिंपल एफ के लिए किया, तो ये वेक्टर वैल्यूड के लिए भी होल्ड करेगी। ओके, नाउ द 6.121 ये हमने भी पढ़ा हुआ था, तो इसको हम 6.2 को भी सेम इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इंटरप्रेट। ये दिस इज द इंटरप्रिटेशन कि एफ, अब यहाँ पे जो एफ लिया हमने वो वेक्टर होगा, कैपिटल एफ वैल्यू वेक्टर होगा, एंड मैप्स इनटू आर इज टू पावर के, एंड एफ इज रिमन इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, एंड कैपिटल एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू एफ। और जब हम कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो कंपोनेंट डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो उसका फर्स्ट कंपोनेंट भी डिफरेंशिएट होगा, सेकंड भी, क्योंकि बोथ आर वेक्टर्स। so then we can write this way. So this is redefining of theorem 6.1, और इसका प्रूफ एज इट इज जैसे 6.1 का हमने प्रूफ किया है वैसे हम इसका प्रूफ भी वेक्टर में कर सकते हैं। नाउ we have to prove another theorem. This is 6.25. If f is mapping from A to B into R is to power k, and f is Riemann integrable, Riemann Stieltjes integral with respect to alpha for some monotonically increasing functional alpha on closed interval AB, then mod of f, and mod of f belongs to
या mod of f is also a Riemann integrable over Riemann-Stieltjes integral with respect to alpha, and this mod of integral a to b f d alpha is less than equal to integral a to b f d alpha. Okay, so let's do this. How we so यहाँ पे ना इस इंटर में यहाँ पे इंटीग्रल ए टू बी आएगा, एफ एंड कैपिटल एफ मैप्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी इंटू आर इज टू की, ठीक है, ये मिसिंग हो गया था. तो नाउ वी सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक कि f1 f2 and up to so on fk are the component of f, एंड देन मॉड. हमें पता ही है कि जैसे हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर कोई हमारे पास वेक्टर है x1 x2 x3 है, और इसका अगर मॉड निकालना है हमने, इसको x मान लेते हैं, तो व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस, तो इट इज x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. सो सेम हियर, अगर ये कंपोनेंट f हुआ, दैट इज f इज नथिंग बट इट इज f1 comma f2 comma so and so fk. So what will be the mod of f? That is nothing but it is f1 square plus f2 square plus so and so fk square whole power 1 by 2. Okay, so now what we have to prove? We have to prove कि this f mod जो है वो we have to prove कि mod of f is Riemann-Stieltjes integral with respect to alpha. ये प्रूव करना है हमने. तो इट मीन दैट ये प्रूव करना है, इट मीन दैट हमें ये प्रूव कर देना चाहिए कि दिस पार्ट इज Riemann-Stieltjes इंटीग्रल. तो स्टूडेंट अगर हमारे पास f जो है, देखो सिंस f इज we can write here, since f is Riemann-Stieltjes integral over with respect to alpha, so it means that each fj is, yes कोई लिख सकते हैं, each alpha j is Riemann-Stieltjes integral with respect to alpha, and where j is 1 2 so and so k. Okay, तो अब ऑब्वियस है स्टूडेंट, इट मींस दैट ईच माने it middle f1b f2b or so and so fk all belongs to r alpha. It means that f1 f2 so and so fk are Riemann-Stieltjes इंटीग्रेबल. अगर ये इंटीग्रेबल है तो हमने ये पढ़ रखा है स्टूडेंट, देखो इस पार्ट में क्या चाहिए, अगर f1 रिमन इंटीग्रेबल है तो f1 स्क्वायर भी रिमन इंटीग्रेबल होता है. ठीक, सो वी कैन राइट हियर each, so there implies each of the function f1 fi या fj square belongs to r alpha. ठीक, this is we have done in because of theorem 6.11. ये हमने 6.11 में कर रखा है. एंड वन मोर थिंग कि सिंस x square is continuous function of x, so there implies the square root function is also
continuous on close interval 0 to m for every real m। ठीक, ये हम एक थ्योरम पीछे हमने पढ़ी थी, पर यहाँ पे हम प्रूफ की बात नहीं करेंगे। तो सिंपल यू कैन जस्ट राइट द स्क्वायर रूट ऑफ, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका स्क्वायर रूट भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस है ऑफ एक्स है, तो इसका स्क्वायर रूट एक्स आएगा, तो एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to m। सो वी use again theorem 6.11। so if we apply, agar if you want to see what is the 6.11, just I show you what is 6.11 is this is 12 and this is 6 point this one। ओके, तो इसमें क्या था कि हम एच ऑफ एक्स के लिए था 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमने इसका प्रूफ भी देखा था कि यहाँ पे एच ऑफ एक्स को हम टी स्क्वेयर ले लें तो ऑब्वियस है, पाई को टी ले लें, पाई को टी स्क्वेयर ले लें, तो डेफिनेटली जब एफ डालेंगे तो एफ स्क्वेयर बन जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस, सो वी अप्लाई थ्योरम 6.1 1। so this is f1 square plus f2 square plus so on, so then plus fk square whole under root belongs to r alpha, mean to say that it will be इंटीग्रेबल। तो हमने क्लियर कर लिया कि f इंटीग्रेबल था, f1 था, तो f स्क्वेयर भी इंटीग्रेबल होता है। और हमने एक भी साथ में पता है हमें कि अगर दो फंक्शन जब रिमन इंटीग्रेबल होते हैं या रिमन स्टेलजस इंटीग्रल होते हैं तो उनका सम भी क्या होता है, रिमन इंटीग्रेबल होता है। ठीक, तो उसी के लिए वो एन के फंक्शन के लिए होल्ड कर गया। और उसी तरह से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी अपना कॉन्टिन्यूस ही रहने वाला है। सो दैट्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल स्टेलजस रिमन इंटीग्रल का स्क्वायर रूट भी रिमन स्टेलजस इंटीग्रल ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एफ मॉड। तो एक पार्ट तो इसका हमने यहाँ पे कर लिया कि दिस mod of f is belongs to r alpha। so second part is ki this mod of integral a to b f d alpha is less than equal to integral a to b mod f d alpha। so we have short in time, तो इसको हम कल अगर करते हैं, इसको कल ही ना मंडे को करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, तो आप इसको करके देखें, फिर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो यू हैव ए बुक ना। सो उसमें से कुछ इस तरह की आपके